प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 10 के लिए गणित विषय में पहले पार्ट जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर को सीखेंगे। अब इससे पहले मैंने एक कक्षा 9 के लिए एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें मैंने प्राकृतिक संख्याओं से शुरू करके वास्तविक संख्याओं तक संख्याओं के बारे में समझाया है, और मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको पढ़ाया है। ये सब संख्याएं आप पढ़ चुके हैं पूर्व में, तो वहाँ पर भी मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में ये विस्तार से समझाया है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं का सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और मैंने वहाँ पर यह भी समझाया है कि अगर इन संख्याओं को वर्ग कर दिया जाए तो हमेशा धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं मिल सकती हैं। ऋणात्मक संख्याओं तभी मिल सकती हैं वर्ग करने पर जब वह संख्या काल्पनिक संख्या हो, और वह संख्या आपने प्रकार की संख्याएं आपने कक्षा 11 में पढ़नी है। तो इसलिए हम अगर वास्तविक संख्याओं को एक सिंगल लाइन में परिभाषित करें तो सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल वास्तविक संख्या कहलाते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अर्थात इस परिभाषा से सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को इस तरह से हम दो भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्याएं, ये सारे इसमें जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, चाहे शून्य है, चाहे वो P/Q टाइप के संख्या हैं है ना, और चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 टाइप की संख्या है, √4, √9। और इसके अलावा जो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे 1.5 है, अगर P/Q टाइप में 3/2 होगा इसका मान, तो 3/2 के रूप में, तब तो आप पहचान लेंगे P/Q टाइप है, ठीक है, और इसलिए परिमेय है। लेकिन मैंने ये बताया है पिछले वीडियो में भी कि ये इस प्रकार का डेसिमल प्रसार जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है, अगर और उसी के संगत भागफल भी कुछ पदों के बाद खत्म हो जाता है, तो यानी डेसिमल प्रसार खत्म हो जाता है। कुछ एक पद के बाद, दो पद के बाद किसी का 1.5 आ सकता है, किसी का 1.25 आ सकता है, किसी का 1.625 आ सकता है, या फिर एक ऐसा डेसिमल प्रसार जिसमें डेसिमल प्रसार खत्म तो नहीं हो रहा है, बट एक सर्टेन डिजिट या सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजिट, सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट, एक निश्चित पदों का एक ग्रुप, जैसे यहाँ पर 2 5 है का रिपीटेशन हो रहा है, अगला भी यहाँ पर जो डॉट है वहाँ पर 2 5 आएगा, या 1.33333 आ सकता है, या 1.625 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार का दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, और इस प्रकार का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाता है। और वहीं दूसरी ओर अपरिमेय संख्याएं, इम्परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्गमूल संख्याएं नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनके जो निगेटिव हैं, ऋणात्मक हैं, वो अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और अपरिमेय का योग अथवा अंतर कर लें, वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय को गुणनफल कर लें, बाहर से कुछ भी चिन्ह लगा लें, वो अपरिमेय है। और इस प्रकार का अनावस्थानी अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है, यानी खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा, देखिए बढ़ रहा है, देखो डॉट 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 डॉट, ठीक है। और मिनट इसमें डॉट 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 होगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार का जैसे तो खत्म भी नहीं हो रहा है और कोई सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट की रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 1 0 है, यहाँ पे 2 0 हैं, हर दो के बीच में यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ पे 3 0 हैं, और अगेन इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा अपरिमेय होता है, और इसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर पाई का मान हम 3.14 ले लेते हैं, लेकिन रियल में
3.14159 सो ऑन, बहुत लंबा जाता है, जो न खत्म होता है न कि रिपीट होता है। तो अब हमें इस चैप्टर में जो हमें स्टडी करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन करना है। तो उससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रमेयिका क्या चीज़ होती है। तो प्रमेयिका के बारे में बताते हैं। प्रमेयिका को इंग्लिश में लेमा कहते हैं। यह प्रमेयिका का अर्थ यह है कि स्वयं सिद्ध कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में हो। ठीक है, अन्य कथनों को सिद्ध करने में या कह सकते हैं समस्याओं को हल करने में। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम इज आफ्टर द नेम ऑफ अल-ख्वारिज़मी, पर्शियन मैथमेटिशियन। एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल-ख्वारिज़मी, उनके नाम पे एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम एक इस तरह से इसका वैसे हिंदी में इसको आप कलन विधि भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक स्टेप है, मतलब किसी समस्या को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उनकी एक श्रृंखला है। तो इसलिए कहा गया समस्या समाधान हेतु सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला। यानी किसी समस्या, भाई यूज तो इसी का लेमा का होगा, यूक्लिड विभाजन लेमा का, लेकिन इस यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके हम किसी समस्या का समाधान, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, एक एसएफ निकालना एक समस्या है, तो उस एसएफ निकालने के लिए उस लेमा का प्रयोग कुछ व्यवस्थित चरणों में किया जाएगा। तो यह मेथड हो जाएगा एल्गोरिथम। इससे आप समझ गए होंगे एल्गोरिथम एंड लेमा के बीच में डिफरेंस। प्रमेयिका तो एक स्वयं सिद्ध कथन है जिसका प्रयोग अन्य समस्या को हल करने में है या अन्य कथन को सिद्ध करने में है। लेकिन एल्गोरिथम जब उसी प्रमेयिका को कुछ सुव्यवस्थित चरणों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है समस्या समाधान हेतु, तो उस समस्या समाधान के लिए सुव्यवस्थित चरणों को यूज करने, सुव्यवस्थित चरणों में उस समस्या का हल निकालने, इस साइंटिफिक मेथड को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, या आज कंप्यूटर में भी यह विधि काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, इस बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब इस प्रमेयिका के आधार पर हमारे पास यहाँ पे हमारे कोर्स में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दिस इज योर प्रमेय 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या है इसका स्टेटमेंट, यह आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। दो धनात्मक, इसका स्टेटमेंट कथन अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A को लिखा जा सकता है B Q प्लस R, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। अर्थात यदि B का मान 5 है, A और B तो दिए हैं, तो उसके लिए Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी। यदि B बराबर 5 होगा तो R बराबर 0, 1, 2, 3, 4। इसको आप अभी समझने के लिए ये समझने के लिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, रफ एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 5 और 15 लेते हैं। ठीक है, तो 5 का भागा 15 में दिया तो 3 बार इसमें भागफल हुआ, शेष 0, 5 3 15 आप समझ रहे हैं। 5 का भागा 16 में दिया तो 5 3 15, एक शेषफल बच गया। 5 का भागा 17 में दिया, 5 3 15, 2 शेषफल। सिमिलरली लास्ट अगली बार शेषफल 0 होने तक कहाँ तक हुआ, कब होगा शेषफल? 15 के बाद सीधे 5 का भागा 20 में देंगे तो तब 5 को 20 होगा। अब आप 15 से लेकर 20 तक का, आप इसमें ए और बी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ए और बी आपने कुछ भी लेना है, उसके हिसाब से क्यू और आर क्या निकलते हैं इस पर आपने कंसीडर करना है, इस पर आपने विचार करना है, देखना है कि क्या निकलता है आपका क्यू और आर। ठीक है, तो आपने ए को ले लिया, आपने ए क्या है, देखिए ए आपका है 15, बड़ी संख्या को ए लेंगे और छोटी संख्या को, जो इसमें यूक्लिड विभाजन में है ए है, ये समझ लीजिए कि बी का भागा ए में दिया है। जहाँ मैंने यहाँ 5 का भागा 15 में दिया है, तो ये बी का भागा अगर ए में देंगे, ये कहता है कि अगर बी का भागा ए में देंगे तो क्यू भागफल आर से शेषफल, ये अंग्रेजी के नाम है क्यू फॉर कोसेंट, कोसेंट मैंने भागफल होता है, आर फॉर रिमाइंडर, इंग्लिश में शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो दैट्स वाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये समझिए कि हमने बी क्या है, भाजक है, भाग देने वाला, ए क्या है, भाज्य है। बी भाजक है, बी भाग देने वाला है, ए में भाग दे रहे हैं, क्यू जो भाग दे के आ रहा है भागफल, आर
जो है शेषफल। तो इसलिए अगर हमने 5 और 15 में समझ लिए बी भाग देने वाला है तो बी 5 है और ए 15 है। तो ये 3 क्या हो गया, क्यू, आर क्या हो गया, क्रॉस करके यानी 0। ठीक है, तो 5 हमने 5 और बी 5 और यहाँ ए 15, बी 5 ए 16, बी 5 ए 17, बी 5 ए 18, बी 5 ए 19 और बी 5 ए 20, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो आपने देखा, ठीक है, क्योंकि हमने 21 क्यों नहीं लिया, 21 में फिर लेंगे तो 5 को 20 और 1 21, तो वो यही केस आ जाएगा। 22 लेंगे तो 5 को 20 दो, मतलब इससे इतर केस नहीं आएगा जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है 5 से किसी भी संख्या में आप भाग दे दो। ठीक है, 15 से 20 तक यही लिए कि यही पॉसिबल है। आप 95 में दे दो, 98 में दे दो, 95 से लेकर 100 के बीच में दे दो, तो केवल यही 5 केस आएंगे, यानी जो भागफल जिसमें शेषफल जिसमें क्या क्या बचता है 0 से लेकर 4 तक, यानी 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, फिर 0 का नंबर आ जाता है कहने। और इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 को 5 3 15 धन 0, 5 3 15 धन 1, 5 3 15 धन 2, ये 5 3 15 धन 3, 5 3 15 धन 4, 5 को 20 धन 0। आगे ना वही बात, ए बराबर, मैंने कहा था बड़ी संख्या को ए लेंगे, छोटी संख्या को बी लेंगे, जिसने भाग दिया वो बी बन गया, जिसमें भाग दिया वो ए हो गया, जो क्यू, ये भागफल क्यू याद करना, भागफल ये शेषफल। तो इस रूप में हमने 15 यहाँ पर भाग दे के दिखा रखा है सबको, यहाँ पर इनको इस रूप में दिखा दिया यूक्लिड के रूप में ढालने से। ठीक हो गया, 5 को 20 धन 0, 5 3 15 धन 4। तो जो मैं एक बात कर रहा था कि इसका जो शेषफल 0 से लेकर 4 तक आ रहा है, तो आपने देखा, ये देखिए सबका शेषफल या तो कम से कम 0 है, उसके बाद शेषफल क्या है 4 तक आ रहा है, यानी 5 नहीं हो रहा है। यानी जब भाजक 5 है, भाजक सबका 5 है, तो शेषफल अधिकतम 0 तक आ रहा है। कहने का शेषफल अधिकतम 4 तक आ रहा है। और शेषफल का एक मान 0 भी है, यानी शेषफल के क्या क्या मान है, 4 भी है, 3 भी है, किसी में 2 भी है, 1 भी है। इसमें तो क्रम से है, मैंने क्रम से संख्या ले रखी है, कोई कभी बिना एक संख्या है 15 16 17 क्रम से नहीं लूंगा, एक 15 ले लूंगा, एक 35 ले लूंगा, एक कुछ ले लूंगा, तो किसी में कुछ किसी में कुछ आएगा, लेकिन आएगा अगर बी मैंने 5 लिया है तो 0 से लेकर 4 तक। यानी कहने का मतलब, इसलिए हमने यहाँ पर भी लिखा था कि बी बराबर अगर 5 है तो आर बराबर 0 1 2 3 4, तो इसलिए हम बी बराबर 5 के लिए आर बराबर 0 1 2 3 4, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्लियर हो ही गया है, क्योंकि हर ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखिए 15 को 5 गुना 3 धन 0 लिखा जा सकता है, 16 को 5 3 15 16 लिखा जा सकता है, 17 को 5 गुना 3 धन 2। यानी जो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो दो चीज़ें हैं, एक तो इसका स्टेटमेंट ये है और कॉमा करके दे रखा है कि ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन को चेक करने के लिए इतना हमें करना पड़ा कि क्यों ये चीज़ बनाया गया है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या है, इस पूरे संबंध, इस संबंध को फिर 2 भागों में तोड़ेंगे। एक तो एक भाग ये तो है ही, एक बार इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि बी और आर के बीच में एक क्या है, लेस देन का संबंध है, यानी आर बी से छोटा है। आर बी से छोटे का मतलब, यानी बी अगर 5 होगा तो आर 5 का भी नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ये, और ये चूंकि पूर्ण संख्याओं के लिए है। हाँ, हालांकि मैं आपको बताऊं ये नियम बाद में हम देखते हैं तो पूर्णांकों के लिए भी होता है, लेकिन यूक्लिड ने बेसिकली जो प्रमेय दिया था पूर्ण संख्याओं के लिए, इनके लिए दिया था, ये पूर्णांकों के लिए दिया था। तो सॉरी धन पूर्णांकों के लिए और ये धन पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए दिया था। लेकिन बाद में ये होता है, ये धन पूर्णांक ही हमारे पास एक तरह से पूर्ण संख्या ही हैं, क्योंकि धन पूर्णांक में 1 2 3 4 वही पूर्ण संख्या आती हैं, तो उन्हीं के लिए उसने एक तरह से दिया था। तो ये स्टेटमेंट उसने बेसिक कर दिया है, लेकिन हम इसको आगे जाके चेक करते हैं तो ये पूर्णांक संख्याओं के लिए भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बी बराबर 5 है तो आर का मान क्या ज़्यादा ज़्यादा 4 हो सकता है, आर का मान ज़्यादा ज़्यादा 4 हो सकता है। और लेकिन हाँ, 4 ही नहीं हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है। तो इन सब मानों को इकट्ठा कैसे दिखाएंगे, आर और बी के बीच में तो छोटा लिख दिया कि आर बी से छोटा है, लेकिन आर और 0 के बीच में क्या लिखा कि आर के मान 0 के एक मान तो 0 के बराबर है, तो 0 और आर के बीच में एक मान बराबर का, और बाकी 0 और आर के बीच में जो बड़े वाला चिन्ह है कि इसका मतलब बाकी मान आर के 0 से बड़े हैं। यानी यानी इसके बीच में डबल जो चिन्ह है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि 0 आर के मान 0 1 2 3 4, भाई आर बराबर 4 तक होगा, ये तो इसने बता दिया कि बी से छोटा है,
और आज उसमें 0 से लेकर 4 तक है, यानी 0 1 2 3 4। यानी इसको सीधे सीधे सरल भाषा में समझने का मतलब है, अगर हमें b पता लग गया तो b बराबर 5, तो r बराबर 0 1 2 3 4। अगर कहीं पर b बराबर 6 हो गया तो r के मान क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5। b बराबर 7 हो गया तो 0 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका इसके कथन की व्याख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझ लीजिए। और जैसे कि मैंने पहले एल्गोरिथम को पहले बताया था कि एल्गोरिथम एक सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला है, स्टेप्स की श्रृंखला है कि जिसमें हम किसी प्रमेय का, जैसे ये प्रमेय का एक तरह से इसको थ्योरम का एक पार्ट समझिए। प्रमेय एक हमारे पास स्वयं सिद्ध कथन है, उस नियम का प्रयोग करके, एक नियम हमारे पास है, जिसका प्रयोग हम रिजल्ट को निकालने में कर रहे हैं, उस नियम का प्रयोग करके चरणों में हम किसी समस्या को हल कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसलिए कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से विभिन्न चरणों में किसी समस्या का हल ज्ञात करना, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब इसके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं आपके कोर्स में? दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना, दो संख्याओं का स्वरूप निर्धारित करना, बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। इसके बेस पर आपके क्वेश्चन हैं, आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन है, वो प्रश्न भी हम करेंगे। ठीक है, तो अब पहला, जैसे इसमें कंसेप्ट है, इसका पहला अनुप्रयोग एप्लीकेशन है दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, ए इज ग्रेटर देन, ए बड़ा होगा, एक जैसी बात है, एक पूर्णांक तो बड़ा होगा ही, का एचसीएफ ज्ञात करने के चरण। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन भी है, हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी समझ में बेटर आएगा। अभी थोड़ा सा इसको पहले समराइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि संक्षेप में कि ये होता है। इसमें हम स्टेप क्या करेंगे? स्टेप हम ये लेंगे, इसमें ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे पहले। हो सकता है इसी स्टेप, यानी हम ए और बी के लिए कर रहे हैं तो ए बराबर बी को धन आर हो जाएगा, वही 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। और अगर क्या पता इसी पद में आर बराबर 0 आ गया तो जो बी कहलाएगा, जिसमें जो बी हमारा भाजक है, वही ए और बी का एचसीएफ होगा। ठीक हो गया, यानी वहाँ पर हम वैसे भाग देंगे। जैसे अगर यही 5 और 15 है तो 5 और 5 का भागा हम पहले, आप 5 और 15 का अगर एचसीएफ निकालना है तो 5 का भागा 15 में देंगे पहले सीधे, यहीं पर पहले स्टेप में ही यहाँ पर ये शेषफल 0 आ गया, तो ये जो भाजक 5 है वही 5 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब हो सकता है जैसे 16 है, इसमें इसका शेषफल कुछ आ गया, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें शेषफल 1 आ गया, तो ये मतलब शेषफल 0 नहीं आया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 5 और इस 1 को, यानी जो भाजक और इस शेषफल को लेकर फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? क्योंकि अभी बड़ी संख्या ये 5 हो गई, छोटी संख्या ये 1 हो गई है। तो अब इस बड़ी संख्या को तो हमने क्या बना देना है, बड़ी 5 और 1 में बड़ी संख्या को हमने ए बनाना है, छोटी संख्या को बी बनाना है, ये समझ लीजिए। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। यदि आर 0 हो गया तो उसी समय बी आपका एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं होता है तो पिछले चरण में प्राप्त बी व आर के लिए प्रमेयिका, जो मतलब उसमें जो भाजक है उस और जो शेषफल बचा उसके लिए प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यानी बी को तो हमने, ये जो निकला बी है उसको ए बना दिया, आर को बी। अच्छा, इसमें मैंने स्टेप 2 लिखे हैं, लेकिन स्टेप 1 तो अगर तब है जब पहला सवाल एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, लेकिन स्टेप बी क्या है, स्टेप बी तब यूज होगा, स्टेप बी अपने एक स्टेप में भी होगा, स्टेप 2 के अपने आप में 4 स्टेप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया फिर दोहराते जानी है। अभी हमने लिखा है, देखो बी को ए बनाना है, आर को बी बनाना है, और उक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। फिर आपने पहले वाले स्टेप में जो बी आया था उसको ए बना दिया, यानी अब उसमें भाग देना है। जो भाजक था उस समय अब वो भाज्य बन गया, उसमें भाग देना है। जो शेषफल है अब उससे भाग देना है। उसके बाद फिर अब क्या है, अब वो शेषफल इसमें भाजक है ना, तो उसके बाद भी अब जो नया शेषफल आएगा वो भी शून्य नहीं है ना। दोहराने का मतलब यह है कि उसमें अब भी, जारी रखने का मतलब यह है कि उसमें अब भी शून्य नहीं आया, तो फिर वही प्रोसेस, अब जो उसमें जो आ रहा है अब वो बी बनेगा, और जो अब बी है वो ए बन जाएगा। ठीक है, यानी वही प्रोसेस फिर होते जाएगी। यानी इसके कितने भी स्टेप हो सकते हैं, और उक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाए। और जैसे शेषफल 0 हो जाए, जैसे यही वाली बात है, यानी समझ लीजिए कि पहले की तरफ जिसमें शेषफल 0 होता है उसमें भाजक क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो स्टेप 1 के अनुसार उस चरण का संगत भाजक या अभीष्ट एचसीएफ होगा। ठीक है, आप जैसे, तो वही यही तरीका है। ठीक है, अब इस पर बेस हम प्रश्नावली करेंगे। तो प्रश्नावली है हमारे पास, प्रश्नावली 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात
करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए 135 और 225 से। ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो इसको ढंग से लिखेंगे, क्योंकि 225 135 से बड़ा है, इसलिए 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, ठीक है। इसमें तो ऐसा लिखा जाएगा स्टेप 1 बराबर 225, मतलब ए और इसको ए बनाना है, इसको बी बनाना है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जैसे 15 को 5 गुणा 3 धन 1 0 लिखा, 16 को 5 गुणा 3 का 5 गुणा 3 धन 1 लिखा, तो ऐसी 225 को भी 135 गुणा जितने बार भाग जाएगा, क्योंकि जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ गुणा में लिखेंगे भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा ये है तो इसको एक्स्ट्रा को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ 135 का भागा 225 में एक बार जाता है और 90 शेष बचता है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर आपको भागा में ऐसे डाउट हो रहा है तो मैंने इसका भी रफ काम यहाँ दिखाया है। ये देखिए 135 को 225 में भाग देने के लिए, जैसे आपको बड़ी संख्या में कभी डाउट होता है, वैसे ये चीज़ आपको बताने की है नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से न जोड़ा जाएगा तो सब बताना बेकार है। तो अगर आप, क्योंकि आपको 2 अंक तक की संख्या तो पता होंगी, 13 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, तो ऐसे संख्याओं के लिए क्या करते हैं, चूंकि ये 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या का 3 अंक की संख्या भाग तो जाएगा, यानी 135 का 225 में कंसिडर करना है। अब हमको 3 अंक का भागा नहीं आता, 2 अंक का आता है, तो हम एक रफ एस्टिमेट करेंगे कि इसका भी 1 अंक कम कर लेंगे, इसका भी 1 अंक कर लेंगे। अब 13 का 22 में देखेंगे, 13 का भाग 22 में एक बार जाता है, यानी अगर 13 का 22 में, मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 13 का 22 में एक बार जाता है, तो इस पूरे का भी इस पूरे में एक बार जाएगा, क्योंकि 1 अंक इसका भी कम था, 1 अंक कम था। अब अगर 1 अंक उसमें लगा लेंगे तो एक बार जाएगा, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब इसका इसमें एक बार जाता है तो इसको वो इस एक को इससे गुणा करके इससे कम आना चाहिए ना। जैसे बाद में 2 बार जाता तो हम सीधे 2 नहीं लिख देंगे, पहले 2 को इससे गुणा करके चेक करेंगे। कभी कभी ये तरीके से चेक तो करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने 13 को यहाँ पर देखा, जैसे यहाँ पर 25, यहाँ पर 26 होगा, तो 13 का 26 में तो 2 बार होगा, लेकिन पूरे 135, फॉर एग्जाम्पल अभी बताओ 265 होता है यहाँ पर 265, तो आपने 5 और 5 कम करके 13 और 26 देखा, तो 13 का 26 में तो 2 बार जाएगा। लेकिन जब आप 2 लिख देंगे तो यहाँ पर 135 का दूनी 270 हो जाता है, तो वो 2 को भी सीधे नहीं लिखा जाता है। 2 तो एक रफ एस्टीमेट मिल गया कि 13 का 26 में 2 बार है, तो पहले 2 को उससे गुणा करके देखेंगे। अगर गुणा करके ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नीचे गुणा करके वही तो आएगा जो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो अगर गुणा करके अगर ज़्यादा आ जा रहा है तो उसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे उल्टी गिनती 1 के बाद फिर क्या होता है, 1 के बाद कुछ नहीं होता है, फिर 0, 1 के बाद तो फिर छोटी संख्या है तो पता ही लग जाएगा 0 बार जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो फिलहाल यहाँ पे 13 का 22 में 1 बार है, और 1 से हमने गुणा करके उल्टा देखा, मैंने कहा जब 1 मिल जाएगा 1 के कम करके, तो उससे उसको गुणा भी करना, तो गुणा करके भी 135 ही आ रहा है, तो 135 बार जा रहा है, तो सीधे फिर 90 ही बचता है। 135 से कम 135 मैंने यहाँ पूरा किया नहीं, 135 में 135 बार जाएगा तो नीचे 90 ही बचता है, ठीक है। तो इसलिए 135 में 35 प्लस 90, ठीक है। अब अगले अब मैंने कहा था कि इसके बाद 135 और 90 में विभाजन प्रमेय का हम लगाएंगे, तो इसको बना देंगे ए, इसको बना देंगे बी, तो 135 बराबर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 90 कम 90, 90 का भाग भी 135 में देंगे, तो वही 9 का भाग 13 में एक बार देंगे, 9 कम 9 करके तो 45 बचता है, तो लास्ट में 45 होता है, ठीक है। हाँ अच्छा 90, अच्छा उसके 45 बचता है। उसके बाद इधर देखिए स्टेप 3 में, ये 2 स्टेप हो गए आपके, ठीक है। स्टेप 3 में फिर अब हमारे पास यहाँ क्या है, 90 और 45 है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ 90 था अभी 0 नहीं आया, दूसरे स्टेप में 45 आया है। अब इसको और इसमें लेना है, क्योंकि अब इसको ए बनाना है। देखो पहले स्टेप में क्या था, ये ए था, ये बी था, दूसरे स्टेप में आप इसको ए बना दिया हमने और इसको बी बना दिया, तीसरे स्टेप में आप ये ए बन जाएगा, क्योंकि भाजक फिर ए बन जाता है, बी ए बन जाता है, ये यहाँ भी लिखा है ना, बी को तो हमने ए बना देना है और आर को बी बना देना है हर स्टेप में। तो बी को अब ए बना देना है और आर को बी बना देना है, यानी आर को बी बना देना मीन्स अब ये भाग देने वाला हो गया, ए बना देने का मतलब अब इसमें भाग देने वाला हो गया। तो 45 का भाग 90 में देंगे, 45 दूनी 90 आप ऐसे समझते हैं, तो समझ लीजिए ये 90 बराबर 45 गुणा 2, शेषफल 0 आ गया, यानी अब इसका भाग देने पे शेषफल 0 आ गया। तो हमने बताया था जिस पद पर, यानी इसको आप इसमें स्टेप 1 समझ लीजिए, उसका जैसे मतलब शेषफल 0 आ जाता है तो ये वाला जो भाजक होता है, संगत भाजक जो कहते हैं, वही क्या हो जाता है, अभिष्ट एस्य हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया। अब चूंकि इस चरण के बाद प्राप्त शेषफल बराबर 0, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एस्य ऐसे लिखने का तरीका होता है, एस्य ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं को लिख दिया बराबर 45 आंसर, ठीक है।
इसमें एक और संख्या है। अब ये मैंने कहा था जैसे कोई क्वेश्चन 3 स्टेप में गया, कोई 5, कोई 1 स्टेप में भी हो सकता है, ठीक है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कब तक शेषफल शून्य नहीं आता है। ऐसे ही अब इसका दूसरा पार्ट है 196 एंड 38,220, ठीक है, 196 और 38,220। यहाँ पर भी लिखेंगे चूंकि 38,220 196 से बड़ा है, तो इसलिए 196 और 38,220 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, तो अगर हम इसमें जब यानी लगाने का मतलब वही, इसको बी बनाना है, छोटी को, बड़ी वाले को ए बनाना है और उसका भाग देना है, फिर ये बराबर लिखा जाएगा, इसको बाएं तरफ लिखे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में 38,220 बराबर बी क्यू। अब इसको कितनी बार, अब जरा थोड़ा सा यहाँ पर बड़ी संख्या है 196 का 38,220 में, तो मैंने ये दिखा रखा है देखो, 196 का 38,220 में, यहाँ पर भी वही दिक्कत है। अगर थोड़ा सा मैंने रफ वर्क समझा दिया है, ये 3 अंकी की संख्या है, ये 5 अंकी की संख्या है, तो इस 3 अंकी की संख्या का इन 3 अंकी की संख्या में तो जाएगा क्योंकि एक 100 वाली है, 300 वाली, ये भी देख लीजिए। एक 3 अंकी की संख्या का 3 अंकी की संख्या तब नहीं जाएगा 182 होता, तो 3 अंकी की संख्या है और उससे बड़ी है, तो 196 का भागा 382 में जाएगा। लेकिन हमें 196 का पढ़ा नहीं आता है, तो वही रफ एस्टिमेट तरीका सीख लीजिए आप कि इसका भी एक अंक कम करा, इसका एक कम करा। अब यहाँ 19 और यहाँ 38, तो 19 का भाग 38 में 2 बार जाता है, तो मैंने क्या बोला था, 2 लिखेंगे नहीं। अगर 19 का 38 में 2 बार जाता है तो मोटे तौर पे तो माना जाएगा कि इस पूरे का फिर इस पूरे में 2 बार जाएगा, लेकिन इस पूरे को पहले 2 से गुणा करके चेक करेंगे। अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर उल्टी गिनती करेंगे ना, 2 में बड़ा होगा तो 1 में क्या पता नहीं होगा, तो ये चक्कर आ जाता है। ये तो रफ एस्टिमेट मिल गया कि हाँ, रफ एस्टिमेट क्यों करा जाता है, देखो रफ एस्टिमेट इसलिए, देखो पिछली बार हमारा 1 बार गया था तो गुणा करके भी छोटा हो रहा था, लेकिन अभी देखो 2 बार करने, रफ एस्टिमेट का मतलब है 19 का जब 38 में 2 बार जाता है, 3 बार नहीं जाता है, तो 196 का 382 तो किसी हाल में हो ही नहीं, 382 में 3 बार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 19 का 38 में 3 बार नहीं हो रहा है तो 196 का 382 में 3 बार तो हो ही नहीं सकता, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। और 2 भी जब चेक करें, पहले तब लिखेंगे जब चेक करेंगे कि 2 का पूरे से गुणा करके इससे बड़ा तो नहीं हो रहा है कहीं। देखो अब मैंने यहाँ पर दिखा रखा है 2 को, देखो 196 था ना, ऊपर अगर 2 होता तो 2 से गुणा करके 392 होता, यहाँ जबकि कितना था, 382 था, तो इसलिए फिर हमने अगली बार किससे गुणा करा, 1 से, ठीक है। 192 एकम 196 एकम 196 करने की जरूरत नहीं है, 196 एकम 196, ठीक है। 196 का फिर एक बार 196 जाएगा, वो तो छोटा ही है, 12 में 6 कटा के 6, 17 में 9 कटा के 8, 2 में से कटा के 186। अभी इससे छोटी संख्या तो उतरेगा 1862। फिर यहाँ भी वही नियम लगाया, एक अंक यहाँ कम करा, एक अंक कम करा, तो 19 का 186 में 9 बार जाएगा, 19 दशम 190, जब यही 186 है तो 10 बार तो हो नहीं सकता, और उसी भी 2 अंक की संख्या लेते नहीं है, तो 19 नमा 171 9 बार है, तो लेकिन 9 लिखने से पहले, संतुष्टि करने के लिए पहले 9 को लिख लेते हैं, 9 से चेक कर लेते हैं। भाई भाग को चेक करने का उसका उल्टा गुणा है ना, भाई 3 पंजे 15 होगा तो 3 गुणा 5 करे 15 होगा ना, तो इस 9 को 196 से गुणा करके देखो, हमने गुणा करा 9 छक्का 54, 9 81 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, तो 1764 आया, और यहाँ 1862 है ऊपर, तो यहाँ 9 में छोटा ही बन रहा है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए ना, नीचे का भाग में नीचे घटता है, तो 1764 बार गया, तो नीचे को घटा के 98 आया, तो इस 98 में फिर शून्य उतरेगा नीचे, तो शून्य नीचे उतरेगा तो यहाँ ऊपर 980 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये शून्य उतर के 980 मैंने यहाँ कर रखा बाकी का साल। अब 980 में फिर वही देखेंगे तो 19 का 98 में 5 बार, तो 5 को यहाँ रफ में कर चेक करा, देखो कहीं पर किया हमने 5 को यहाँ पर रफ में, चलो नहीं किया हमने 5 में, तो आप 5 को ऐसी यहाँ ऐसे देख लो, 5 छक्के 30, 5 19 पंजे 95 3 98, ठीक है, तो 5 बार में करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। कुछ मतलब अगर आप, मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, अगर आप दिमाग में कर सकते हैं तो करने की जरूरत थोड़ी है, ये कोई पार्ट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन का पार्ट थोड़ी है, ये तो मैं आपको अलग से समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो सोल्यूशन तो यहीं खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से कर भी आप कभी, क्योंकि पता लग गया आपने डिविजन एल्गोरिथम पूरा सीख लिया, लेकिन उसमें पुरानी चीज़ें नहीं आ रही कैलकुलेशन करना, तो यही मैथमेटिक्स सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप यहाँ का तो पूरा सीख भी गए हैं, तो पुरानी चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो ये तरीका मैंने बता दिया, हो सकता है आप लोग इसको जानते भी होंगे। तो कुल मिला कहने का मतलब है 195 बार चली गया पहले स्टेप में और शेषफल 0 आ गया, तो 38,220 को लिखा जा सकता है 196 गुणा 195 प्लस 0। ये एक ही स्टेप में, ये भागफल बड़ा था, भाग ज़रा लंबा प्रोसेस थी, लेकिन एक ही स्टेप में 0 आ गया, और तो इसका मतलब पहले स्टेप का भाजक कौन था 196, यही एचसीएफ होगा, हमने इसे लिख दिया। अब चूंकि इस चरण के बाद शेषफल बराबर 0 है, इसलिए एचसीएफ 196 और 38,220 बराबर 196, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है इसमें एक खंड 3 है, 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालिए, ठीक है। इसको जो आज सिखाया है
समझ लीजिए, और अगली वीडियो शीघ्र आएगी। उससे पहले ये काम पूरा कॉपी में हो जाना चाहिए, और तब आप अगली आगे की पढ़ाई के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।